हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की। अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इन्फ्लेशन क्या होता है। जब आप इकनॉमी में जनरल प्राइस राइज देखने को मिलते हैं चीज़ों के, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जब प्राइस राइज होते हैं तो किस तरीके के अफेक्ट्स आएंगे आपकी इकनॉमी पर। सबसे पहला है इकनॉमिक डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके यहाँ पर प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी और आपको पहले से ज़्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे उन चीज़ों के लिए, तो आपके कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग कम होगी और सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। दूसरा है अफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस देश में प्राइसेस राइज कर रहे होते हैं और मनी की वैल्यू गिर रही होती है, वैल्यू ऑफ मनी और प्राइसेस में इन्वर्स रिलेशन है, तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, तो इन्वेस्टर्स को ऐसे में वहाँ इन्वेस्ट करने पर लॉस होता है, इसीलिए उस कंट्री में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने में हिचकता है। फिर है वेज स्पाइरल। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है उससे वेज स्पाइरल शुरू हो जाता है, जो फर्दर इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करता है। वेज स्पाइरल क्या कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, महंगाई होगी, वर्कर्स को ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे ज़्यादा वेजेस की, और यदि उनके इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए वेजेस बढ़ाई जाएंगे तो फर्दर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और फर्दर चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है एडवर्स अफेक्ट पड़ता है किस चीज़ पर, ऑन पीपल विथ फिक्स्ड इनकम। जिन लोगों की इनकम फिक्स है उन पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि फिक्स इनकम लोग के पास इनकम के साधन फिक्स हैं और वो ज़्यादा चेंजेस इनकम में नहीं कर पाते हैं। ऐसे में प्राइसेस बढ़ने के बाद उनके पास जितने पैसे हैं उसमें वो पहले से कम गुड्स खरीद पाएंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली गिरेगा। इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। जितने भी कॉस्ट हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में शुरू हुए हैं चाहे पब्लिक सेक्टर में शुरू हुए हैं, उन सब की कॉस्ट बढ़ जाएगी जैसे जैसे आपके यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इनपुट्स महंगे हो जाएंगे। चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनपुट्स महंगे हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी महंगी हो जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो वो बढ़ जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जब महंगाई बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर फ़ायदा किसको होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो गरीब लोग हैं, जिन फिक्स इनकम वाले लोग हैं, उनको नुकसान होगा। तो आपकी सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो रिच के फेवर में जाएगा, रिच और रिच हो जाएगा और पुअर हो जाएगा। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपके खिलाफ चली जाती है, क्योंकि आपके यहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो आप एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, क्योंकि आप महंगी चीज़ों को बाहर भी कोई ख़रीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा और आपके एक्सपोर्ट्स पहले से कम हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स यदि कम होंगे और इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके लिए एडवर्स हो जाएगा। फिर है स्पेकुलेशंस एंड होर्डिंग्स। जैसे जैसे प्राइस राइज होंगे उनके कारण लोग ज़्यादा होर्डिंग्स करेंगे, ज़्यादा स्टॉक पिलिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस राइज अगर इसी तरीके से होते रहे तो कल को और भी ज़्यादा प्राइसेस पर आप इन चीज़ों को बेच सकते हैं। फिर करप्शन और मॉरल डिग्रेडेशन भी बढ़ जाता है। जैसे ही प्राइस इंडिया में राइज होंगे या कहीं भी राइज होंगे, वहाँ करप्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइजिंग प्राइसेस में सर्विस क्लास जो है और गवर्नमेंट वाले जो सेक्टर है, उन दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल होगा कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और ऐसे में लोग क्या करेंगे कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इलीगल मींस या एंटी सोशल मींस का सहारा लेंगे और आपके यहाँ करप्शन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि ये तो अफेक्ट्स है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन आने से ये प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। अब इन्फ्लेशन आती क्यों है, क्या कारण है, यानी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की। पहली, इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई के कारण आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। यदि मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया है, तो ऐसे में लोग ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे, और डिमांड जब भी चीज़ों की इकोनॉमी में बढ़ जाएगी और सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंगली नहीं बढ़ पाएगी तो प्राइसेस में राइज देखने को मिलेगा। दूसरा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये गवर्नमेंट के पार्ट पर आता है कि गवर्नमेंट क्या करे कि जो भी डेफिसिट है उसको
अपना गवर्नमेंट अपना खर्चा ज़्यादा बढ़ा दे और जो भी डेफिसिट हो रहा है उसको कवर करने के लिए क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट करे। तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास जो है वो ज़्यादा करेंसी हो जाती है, जो इकोनॉमी में फर्दर सप्लाई होती है और चीज़ों की डिमांड बढ़ा देती है। फिर है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे किसी भी इकोनॉमी में पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी, चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ करेगी और इसके कारण इन्फ्लेशन या प्राइस राइज देखने को मिलेगा। सेटबैक टू प्रोडक्शन। यदि किसी भी कारण से प्रोडक्शन आपके यहाँ पर डिक्रीज़ होता है, मान लीजिए वॉर छिड़ गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करता है और एग्रीकल्चर ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस आपके यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है, या आप बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, या लेबर ने स्ट्राइक कर दी है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण आपके जो प्रोडक्शन है वो पहले से गिर जाए। प्रोडक्शन गिरेगा तो चीज़ों की सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तो आप कह सकते हैं कि चीज़ों के प्राइस राइज करेंगे। फिर है इंक्रीज़ इन सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? गवर्नमेंट जो है फूड ग्रेन्स कुछ लिस्टेड हैं उनके लिए एक प्राइस फिक्स करती है मिनिमम, कि उससे कम प्राइस पर वो फूड ग्रेन्स मार्केट में नहीं बिकेंगे, उसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे फूड ग्रेन्स के तो पहले तो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ उन फूड ग्रेन्स पर डिपेंड करती हैं और उनको इनपुट के तौर पर यूज़ करती हैं, तो उन सब चीज़ों के प्राइसेस भी इंडस्ट्री में बढ़ जाएंगे जहाँ पर वो फूड ग्रेन्स इनपुट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। फिर है इंक्रीज़ इन वेज एंड सैलरी। जैसे ही वेजेस बढ़ेंगी वैसे ही लोगों के हाथ में इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा आएगा। एक तरफ डिमांड बढ़ेगी, दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम होगी कि वेजेस बढ़ने के कारण आपके यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगी। तो दोनों तरफ से वेजेस बढ़ना आपकी इकनॉमी में प्राइसेस राइज करने में सहायक होगा, डिमांड साइड से भी और कॉस्ट साइड से भी। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, यानी गवर्नमेंट कुछ एसेंशियल गुड्स के यदि प्राइसेस बढ़ा देती है तो इकनॉमी में प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मतलब जब गवर्नमेंट के अंडर जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट उनके प्राइसेस बढ़ा दे, जैसे रेलवे के किराए बढ़ा दे, स्टील आयरन वगैरह के प्राइस बढ़ा दे, तो इन बेसिक इंडस्ट्रीज़ की प्राइस बढ़ने के कारण बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में प्राइस हाइक होता है। हाइक इन ऑयल प्राइसेस एंड ग्लोबल इन्फ्लेशन। यदि ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इससे पूरी वर्ल्ड की इकनॉमी में आपको प्राइसेस में राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो इनपुट के तौर पर यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों में, तो पूरी ग्लोबल इकनॉमी में ही प्राइस राइज हो जाते हैं। इसी के साथ यदि इकनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं, यानी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी सरकार ने और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। एक्साइज ड्यूटी मतलब जो टैक्स लगा दिया जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर। कस्टम ड्यूटी का मतलब जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। तो ये इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने से चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है कि कितने आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक यूनिट का मान लीजिए, तो उसके बदले में कितनी यूनिट्स आप इंपोर्ट कर पा रहे हैं। यदि आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल है, यानी कि आप एक्सपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में कम चीज़ों का इंपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में कंट्री को या तो एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा उन्हीं चीज़ों का इंपोर्ट करने के लिए, या फिर कम इंपोर्ट कंट्री कर पाएगी और चीज़ों के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। रिमूवल ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। अब प्राइस के ऊपर यदि हम किसी तरीके का कंट्रोल ना करें और प्राइसेस को ओपन मार्केट फोर्सेस के सहारे छोड़ दें, यानी डिमांड और सप्लाई ही केवल उनको डिसाइड करें, तो ऐसे में प्राइसेस आपके इकनॉमी में एसेंशियल प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइसेस। अगर हम मानकर चलें कि हमें लगता है कि इकनॉमी में आने वाले समय में जो प्राइसेस हैं चीज़ों के वो बढ़ने वाले हैं, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमें लगता है कि क्लाइमेट अच्छा नहीं रहेगा जिसके कारण एग्रीकल्चर पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्राइसेस राइज हो सकते हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसी कारण से कम हो सकता है। तो ऐसे में फ्यूचर में प्राइस राइज को देखते हुए हम क्या करना शुरू कर देते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि वो चीज़ों को तब बेच सकें जब आने वाले समय में वो बेहतर प्राइसेस ले सकें। और ऐसे में
आज के दिन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है और जिसके कारण इकोनॉमी में प्राइस राइज देखने को मिलता है। फिर है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का क्या मतलब है? डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ रुपी, यानी कि वैल्यू जो है रुपी की वो गिर जाती है। किसके टर्म्स में? फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। जनरली जो हम देखते हैं कि वैल्यू डिसाइड की जाती है किसी भी करेंसी की, वो यूएस डॉलर के टर्म्स में की जाती है। और मान लीजिए कि पहले आप एक यूएस डॉलर के बदले में 50 रुपये आपकी करेंसी की वैल्यू थी, लेकिन अब $1 के बदले में आपकी करेंसी की वैल्यू 70 रुपये हो गई है। तो ऐसे में आपकी जो रुपी है वो डिवैल्यू हो गया है, और डिवैल्यूएशन के कारण क्या होगा कि इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। और इस तरह के फिनोमिना में उन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेड रॉ मटेरियल्स के साथ बनाई जाती हैं। तो डिवैल्यूएशन के कारण हमारे एक्सपोर्ट्स भी कंपैरेटिवली जो कि हम कह रहे हैं कि चीपर हो गए हैं, वो बढ़ जाते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स जो वो डोमेस्टिक इकनॉमी में कम हो जाएगी और फॉरेन इकनॉमीज़ में एक्सपोर्ट्स बढ़ने के कारण बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ से जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल से बन रही हैं चीज़ें, उनके भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इकनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। फिर हम बात कर रहे हैं इंक्रीज़ इन अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर की। यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे और कैसी चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करे जो प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे कि ग्रांट देना, सब्सिडी देना, डिफेंस पर स्पेंड करना, ये प्रोडक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे फर्दर किसी इनकम का जनरेशन नहीं होता, और यदि फर्दर इनकम जनरेट नहीं हो सकती इन चीज़ों से, तो ये पैसा इकनॉमी में जाएगा, लेकिन फर्दर लोगों की डिमांड को इन्हांस करेगा, लेकिन फर्दर लोगों की इनकम या प्रोडक्शन को इन्हांस नहीं करेगा, जिसके कारण सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स होंगी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए, और इकनॉमी में प्राइस राइज हो जाएगा। फिर है ब्रांड लेड इन्फ्लेशन। कुछ लार्ज कंपनीज़ हैं जो प्रमोट करती हैं कुछ ब्रांड्स को और अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड्स के थ्रू इन्हांस करती हैं, प्रमोट करती हैं। तो ऐसे में ये कंपनी क्या करती हैं, बहुत हाई प्राइसेस चार्ज कर लेती हैं प्रीमियम ब्रांड्स के लिए, जिसके कारण प्राइस राइज देखने को मिलता है। फिर है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब अनअकाउंटेड मनी, यानी कि जिसका गवर्नमेंट को नहीं पता होता, जिस पर कोई लोग टैक्स नहीं दे रहे होते, जो गवर्नमेंट के नॉलेज से बाहर होती है, वो ब्लैक मनी कहलाती है। जैसे ही ब्लैक मनी ज़्यादा जनरेट होगी इकनॉमी में, वो गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं होगी, और उस पैसे को लोग कहाँ खर्च करेंगे? लग्जीरियस गुड्स की कंजम्पशन पर खर्च करेंगे। फिर है राइजिंग इनकम एंड ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। यदि मिडिल क्लास की जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है, तो इंक्रीज़ इन डिमांड हो जाता है, और प्राइमरी प्रोडक्ट्स और एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, तो उनके प्राइसेस भी राइज होंगे, जिसके कारण इन्फ्लेशन की सिचुएशन इकनॉमी में जनरेट होगी। तो ये डिफरेंट रीजंस थे जिनके कारण आप जनरल ऑन एन एवरेज इकनॉमी में चीज़ों के प्राइसेस को राइज होते हुए देखते हैं।